Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSat Institute of Information Technology, and today is our lecture number 10 regarding the course Risk Management and Insurance FNC 710. Today we are going to again start our discussion on the types of insurer and the marketing systems. Last time हमने यहीं पे से stop किया था और उधर ही पे हमने देखा था कि किस तरह से हमारे पास ब्रोकर, एजेंट, ब्रोकर, मार्केटिंग सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं, किस तरह से मार्केटिंग आ रही होती है और किस तरह से मार्केटिंग वर्क कर रही होती है. वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग. हर एक निटी-ग्रिटी एंड स्मॉल थिंग को हमने उसमें आइडेंटिफाई किया था और हर चीज को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसे देखा था कि किधर से क्या चीज और कैसे मूव कर रही है. सो आफ्टर गेटिंग विद दिस वी आर गोइंग टू मूव फर्दर. हम आगे जाएंगे अब थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा और देखेंगे इससे कि हम किस तरफ लेके जा रहे हैं. अभी तक आप देख रहे होंगे इस कोर्स में नॉर्मली आपको इंश्योरेंस की डेवलपमेंट पहले सिखाई जा रही है. आफ्टर द डेवलपमेंट वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट देम. कुछ जगह पे न्यूमेरिक्स आए हैं बट समथिंग दैट इज आल्सो बीइंग रिक्वायर्ड ओवर एंड अबव ऑफ इट. यानी कुछ चीजें अभी भी और रिक्वायर्ड हैं और चीजें उसमें भी अभी चाहिए. सो दैट मीन्स कि वी आर रिक्वायरिंग विद दिस, यानी कि दैट आर टाइप्स ऑफ इंश्योरर्स एंड द मार्केटिंग सिस्टम्स दैट आर आल्सो बीइंग देयर. तो देयर आर टाइप्स ऑफ इंश्योरर्स एंड मार्केटिंग सिस्टम्स. Again we are seeing it and we are going to go through them. So starting with it, अगेन ऑब्जेक्टिव्स हम लोग ये ऑलरेडी कवर कर चुके थे. ग्रुप इंश्योरेंस मार्केटिंग भी, टाइप ऑफ इंश्योरेंस मार्केटिंग भी थी एंड एजेंट्स, ब्रोकर्स भी थे, टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरर्स भी थे. लेकिन अब कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पे दोबारा रिकॉल करनी है. जैसे रिस्क अवॉइडेंस का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इफ यू आर गोइंग टू रिमेंबर दैट, कि रिस्क अवॉइडेंस कैसे करनी है और किस तरह से करनी है, रिस्क को कैसे कम करना है, किस तरह से कम करना है, और बहुत सारी चीजें थी जिसमें हमने वो रिवीजन चाहिए. तो अब जो आज का लेक्चर है वो थोड़ा सा पिछले लेक्चर्स को अब बिट रिवीजन भी प्रोवाइड करेगा और ऑल्सो प्रोवाइड समथिंग न्यू टू इट. यानी कोई चीज वहां पे रिवीजन्स को भी प्रोवाइड करेगा और समथिंग वहां पे जो नई चीज इसमें इन्वॉल्व है वो भी देखेगा. जैसे ओनर्स ओवरव्यू ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इट. टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरर्स वो भी हमने देख ली थी, कितनी टाइप्स की प्राइवेट इंश्योरर्स होते हैं. एजेंट्स एंड ब्रोकर्स, बहुत डिटेल डिस्कशन की थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजेंट्स एंड ब्रोकर्स, कि एजेंट्स एंड ब्रोकर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं. अनदर वन इज द टाइप ऑफ मार्केटिंग सिस्टम्स, कि टाइप ऑफ मार्केटिंग सिस्टम्स कैसे और किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केटिंग सिस्टम्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो जब टाइप ऑफ मार्केटिंग सिस्टम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वहां पे हमने देखना है कि हमारे पास मार्केटिंग सिस्टम्स कैसे और किस तरह से वर्क करते जा रहे हैं. नाउ द थर्ड वन, लास्ट वन जो चीज हमने देखी थी दैट इज ग्रुप इंश्योरेंस. किसको देखा था हमने? ग्रुप इंश्योरेंस को देखा था कि ये ग्रुप इंश्योरेंस कैसे और किस तरह से वर्कआउट करती है, यानी हाउ द ग्रुप इंश्योरेंस वर्केबल, और किस तरह से वो वर्कआउट कर रही होती है. सो स्टार्टिंग विद द फर्दर, फर्स्ट रिस्क अवॉइडेंस की बात करते हैं. अ कॉन्शियस डिसीजन नॉट टू एक्सपोज वन सेल्फ और अ वन फर्म टू अ पर्टिकुलर रिस्क. ये लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि किसी एक डिसीजन लेना है कि जिसमें हमने रिस्क में अपने आप को नहीं करना या अपनी फर्म को पर्टिकुलर रिस्क में आगे नहीं लेके जाना. लेकिन एट द सेम टाइम हम सब एक कॉन्सेप्ट को जानते होंगे, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन टू बी एज अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज. अगर मैं उस फर्म की बात करूं जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज पे आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? कि इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा हूं कि मैंने अगर रिस्क से बचना है तो मैं कभी भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं करूंगा. मैं क्या नहीं करूंगा? फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं करूंगा. तो जब मैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं कर रहा तो इसका मतलब है आई हैव ऑन द रिस्क अवॉइडेंस. बट सम फर्म्स विद दिस वन हैव इंप्रूव्ड एंड emerged as the successful one, just like a McDonald. हर मार्केट में वो फर्स्ट आया, then there would be another one. So that means कि आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज समटाइम्स चाहिए होता है, समटाइम्स नहीं चाहिए होता. यानी फर्स्ट द न्यू वन एंड देन द ओल्ड वन. तो अगर किसी को नहीं पता है कि भाई इसमें क्या चीज आनी है क्या नहीं आनी, तो समटाइम्स वो रिस्क टेक करके अपने आप को फर्स्ट उस मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास हायर मार्केट शेयर होता है. द सेम गोज विद आवर टेलीकॉम इंडस्ट्री, मोबिलिंग एज अ हायर शेयर जस्ट बिकॉज दे आर द फर्स्ट वन टू कम इनटू द मार्केट. और जब भी आप मार्केट पे ज्यादा आ रहे हैं तो दैट मींस देयर एग्जिस्ट अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी फर्स्ट मूवर एडवांटेज एग्जिस्ट कर रहा है. और जब फर्स्ट मूवर एडवांटेज एग्जिस्ट कर रहा है तो इसी के हिसाब से हमारे रिस्क भी इन्वॉल्व है. कैन बी सेड टू डिक्रीज वंस चांस ऑफ लॉस टू जीरो,
यानी कि हम कहेंगे कि कैन बी सेट टू डिक्रीज वंस चांस, कि हम क्या कह सकते हैं, दैट इज सेट टू डिक्रीज वंस चांस, कि हम किसी एक का चांस जो है ऑफ लॉस टू जीरो, यानी कि इससे क्या होगा, अगर मैं उस चीज को अवॉइड कर रहा हूं तो इसका मतलब मेरे पास रिस्क नहीं। देखिए मुझे पता है कि किसी काम से मेरे ऊपर रिस्क बढ़ जाएगा, मैं यहां से जाता हूं या किसी जगह भी जा रहा हूं, आई न्यू कि हाँ जी वहां पे थोड़ा सा रिस्कीनेस है, अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मेरा रिस्क क्या हो गया, दैट मीन जीरो। उस जगह से रिलेटेड जितना भी रिस्क है वो मेरे पास क्या आएगा, दैट इज ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो, यानी वहां पे मेरे पास कोई भी रिस्क एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। Another, the doctor may decide to leave the practice of medicine rather than contented to the risk of malpractices। अब देखें डॉक्टर कहे जी खुदा ना खास्ता कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए ऑपरेशन में, तो क्या वो डॉक्टर छोड़ के बैठ जाएगा? नो, दैट इज नॉट द केस। तो रिस्क अवॉइडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप चीज छोड़ दें, तो रिस्क अवॉइडेंस क्या है, वो एक्चुअली इसी चीज को कह रही है कि दैट यू स्टॉप डूइंग दैट यू स्टॉप डूइंग दैट, बट दैट डजंट मीन डॉक्टर डिसाइड कर सकता है कि ये मैजिक प्रैक्टिसेस छोड़ रहा हूं जस्ट फॉर टू गेट रिड ऑफ दिस स्मॉल प्रैक्टिसेस। So that is actually doctor is on the stake of risk avoidance, कि वो किस चीज को देख रहा है, that is of the risk avoidance, कि कितना रिस्क है और कैसे रिस्क है, वो इस रिस्क अवॉइडेंस को देख रहा है। रिस्क अवॉइडेंस इज कॉमन पर्टिकुलरली अमंग दोज विद द स्ट्रॉन्ग अवर्जन ऑफ रिस्क। अब कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, कितने टाइप के रिस्क होते हैं, एक होता है क्या, रिस्क अवर्सर्स होते हैं, कितने टाइप के लोग होते हैं, एंड रिस्क इंडिफरेंस होते हैं, एंड रिस्क टेकर्स होते हैं। कौन होते हैं हमारे पास, रिस्क टेकर, यानी रिस्क अवर्सर्स, रिस्क इंडिफरेंस एंड रिस्क टेकर। नॉर्मली याद रखिएगा इन तीनों केस में अगर मैं बात करूं कि कितने लोग हैं, तो याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलवेज लाइज इन दीज थ्री टाइप्स, यानी मैक्सिमम पीपल जो हैं वो इसी के बीच में लाइक करते हैं, यानी कि जितने पीपल हैं वो इसी तीन टाइप्स के बीच में लाइक कर रहे होते हैं। लेकिन इन तीन टाइप्स में डिफरेंस क्या आता है, इन तीन टाइप्स के अंदर वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड से कि आई वुड हैव अ टिकट ऑफ अ लॉटरी, क्या है मेरे पास टिकट ऑफ अ लॉटरी है, या तो वो 0%, अब उसके अंदर अगर मैं बात करूं लॉटरी टिकट में, और मैंने कितने का लॉटरी टिकट खरीदा, सपोज 10,000 का, और कितना उसमें प्राइस अमाउंट है, दैट इज ऑफ 100,000, यानी मैंने 10,000 का लॉटरी टिकट परचेज किया है, जिसकी अमाउंट कितनी है, मुझे प्राइस मनी कितनी है, 100,000। मैं अगर ठीक है जी 10,000 खरीद लिया, अब मैं अगर कहूं कि मेरे पास या तो वो लॉटरी टिकट निकलेगा या नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो जीरो है, उसके अंदर जीरो है, और अगर निकलेगा तो क्या है हमारे पास 100% है, यानी या तो वो निकला तो हमारे पास क्या आएगा 0%, और अगर नहीं निकला तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 100%, यानी 0% भी एग्जिस्ट कर रहा है और हमारे पास साथ ही क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 100% भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो व्हेन आई हैव अ 0% एंड 100%, तो इसका मतलब है एवरेज निकालूं तो कितना आ रहा है, मैं कहूं जी ये एवरेज है 50% की, कि 50% चांसेस हैं। और सेम इज द केस कि या तो रिटर्न मेरे पास 0 है या 100,000 है, यही बात है ना, कि यानी यहाँ पे मेरे पास रिटर्न भी क्या है कि या तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और या फिर 1 लाख मिल जाएगा। तो एवरेज निकालूं तो मेरे पास एवरेज रिटर्न कितना बन रहा है, 50,000। एवरेज रिटर्न क्या है मेरे पास, 50,000। अब मैं कहता हूं कि आपके पास एक बंदा आता है, अब वो ये कहता है कि लेट मी गिव मी योर लॉटरी टिकट ऑफ 25,000, यानी जस्ट सोल्ड मी योर टिकट ऑफ ₹25,000 टू मी, जिसमें तुम्हारे 10,000 भी पूरे हो रहे हैं और 25,000 भी पूरे हो रहे हैं, 15,000 ऊपर ही मिल रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप अगर वो सपोज मैं कहता हूं कि आप उस पॉइंट पे आप कहते हो ठीक है जी यार खरीद लो, सो दैट मीन्स योर बिहेवियर इज रिस्क अवर्जन, योर बिहेवियर इज रिस्क अवर्जन, कि आप कह रहे हो ठीक है जी इतने रिटर्न मिल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जरूरी तो नहीं कि सारे कहें, आप अगर जो उनमें से लोग कह रहे हैं कि हाँ जी ये वाले टिकट आप खरीद लें, तो दैट मीन्स कि दे आर ऑन द रिस्क अवर्जन साइड। लेकिन कुछ लोग होंगे जो कहेंगे नहीं 25,000 पे भी नहीं। एक और बंदा आता है कहता है अच्छा चलो 25 का नहीं दो, मुझे 50,000 का अपना टिकट बेच दो। कितने का बेच दो, 50,000 का टिकट बेच दो। उसमें भी कुछ लोग मानेंगे, जो लोग मानेंगे वो कहलाएंगे रिस्क इंडिफरेंस, बिकॉज दे आर गेटिंग मीन रिटर्न्स। क्या ले रहे हैं वो, दे आर गेटिंग एक्चुअली अ मीन रिटर्न्स, कि कितने मीन रिटर्न्स हमारे पास आ रहे हैं। तो जितने मीन रिटर्न्स आ रहे हैं दैट आर नोन टू बी एज आर ओवरऑल वैल्यूज, यानी दीज आर नोन टू बी एज आर मीन रिटर्न्स, यानी ये मीन रिटर्न्स हैं, ये मीन वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है। ये मीन रिटर्न्स पे आ रहे हैं और मीन वैल्यू, और मीन रिटर्न कितना है, दैट इज ऑफ 50,000। कितना हमारे पास रिटर्न आ रहा है, दैट इज ऑफ 50,000। तो 50,000 हमारे पास रिटर्न आ रहा है, तो दैट इज 0, 25%, 50%, कितना आ रहा है 0, 25% एंड
50%, और 50,000 पे आ रहा है, दैट इज नोन टू बी एज अ 50%। लेकिन जरूरी नहीं कि 50% पे सारे मान रहे हो, जरूरी ये है कि मे बी 50% पे भी कुछ लोग ना माने। 50% वाले तो रिस्क इंडिफरेंस हो गए, लेकिन 50% से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, क्या करेंगे हम 50% से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, तो याद रखिएगा वो वाले क्या कहलाएंगे, यानी कि अगर जो लोग 50% में भी नहीं माने, तो इसका मतलब कहें नहीं हम तो पूरा लेके जाएंगे, दैट मीन्स दे आर नोन टू बी एज अ रिस्क टेकर। क्या कहलाएंगे वो? दे आर नोन टू बी एज अ रिस्क टेकर। यानी ये लोग कौन है? ये लोग रिस्क टेक करने वाले लोग हैं, यानी दे आर गोइंग टू टेक अ रिस्क, यानी ये रिस्क को लेने वाले। तो इसका मतलब है जो 25 में माने, दे आर रिस्क अवर्सर, एंड मोर दे आर टूवर्ड्स मोर देन 50,000 पे जो है दे आर ऑन द रिस्क इंडिफरेंस, और जो 50,000 से ऊपर होंगे दे आर नोन टू बी एज योर ओवरऑल रिस्क टेकर। तो याद रखिएगा, नॉर्मली पूरी दुनिया में इन्हीं 3 टाइप की रिस्क के लोग होते हैं, जो इनके पास जहन में होता है कि रिस्क टेकर, रिस्क अवर्सर एंड रिस्क इंडिफरेंस। रिस्क टेकर्स भी होते हैं, रिस्क अवर्सर्स भी होते हैं, और रिस्क इंडिफरेंस भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है रिस्क अवॉइडेंस इज एक्चुअली रिलेटेड टू रिस्क अवर्जन। किससे रिलेट कर रहे होते हैं? रिस्क अवर्जन से रिलेट कर रहे होते हैं, और रिस्क अवर्जन को ही डील करके वो आगे लेके जा रहे होते हैं कि व्हाट इज द डीलिंग ऑफ द रिस्क अवर्जन, कि रिस्क अवर्जन हमारे पास कितनी डीलिंग में आ रही है और किस लेवल की डीलिंग पे आ रही है। सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि कितनी हमारे पास आ रही है वैल्यूज। ठीक है, तो यहां पे हम कहेंगे दैट इज रिस्क अवॉइडेंस नॉर्मली किसके लिए होती है? हु आर स्ट्रॉन्ग अवर्जन टू रिस्क, कि जो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते, दे न्यू कि हाँ जी अगर रिस्क लिया तो देयर वुड बी एन इश्यू, और उसी वजह से हमारे पास रिस्क अवर्जन की तरफ हम पहुंच जाएंगे। सो दैट मीन्स कि हमारे पास देयर एग्जिस्ट अ रिस्क अवर्जन एंड you can say a risk aversion towards taking of risk. However, an avoidance is not always be feasible. कि हमारे पास अवॉइडेंस ऑलवेज फिजिबल नहीं होती, कि मैं कहूं कि हाँ जी हर दफा मेरे पास अवॉइडेंस इज वेरी फिजिबल थिंग और आई हैव टू डू इट, और मे नॉट इवन बी डिजायरेबल इफ इट इज पॉसिबल। ये कई दफा ये डिजायरेबल भी नहीं होती। भाई अब आप कहो कि नहीं जी मैंने तो कहीं भी, अगर इफ देखें if there is everything risk of everything, तो nobody starts a new thing, तो आप उसमें तो कोई नई चीज स्टार्ट ही नहीं करेंगे। so that means it is not being desirable on all the time, and same goes with the business। अगर बिजनेस में भी रिस्क अवॉइडेंस है तो कभी बिजनेस न्यू प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, बिकॉज न्यू प्रोडक्ट रिक्वायर समथिंग, यानी न्यू प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड होता है, और न्यू प्रोडक्ट के लिए आपको यहाँ पे अपने आप को रिस्क अवॉइडेंस से बाहर निकालना पड़ता है, कि रिस्क अवॉइडेंस पे नहीं रहना, बल्कि रिस्क अवॉइडेंस से आपने थोड़ा सा आउटर साइड पे मूव करना है, यानी हायर साइड पे मूव करना है टुवर्ड्स द रिस्क अवॉइडेंस। व्हेन द रिस्क इज अवॉइडेड द पोटेंशियल बेनिफिट एज वेल एज कॉस्ट आर गिवन अप, यानी कि आपने रिस्क अवॉइड कर दिया, लेकिन नॉट ओनली आपने रिस्क अवॉइड किया बल्कि आपने अपने पोटेंशियल बेनिफिट को भी अवॉइड किया। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, आपने कहा ठीक है जी हमारे पास कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई, रिस्क ऑफ फेलियर भी रिड्यूस हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम रेवेन्यू भी रिड्यूस हो गया, कि जो आपको प्रोस्पेक्टिव रेवेन्यू उससे मिल सकता था, यानी ये प्रोस्पेक्टिव रेवेन्यू जो आपको उससे मिल सकता था, एंड यू कैन इजीली एक्सरसाइज इट, जो आप उसको इजीली एक्सरसाइज कर सकते थे और उसे एक्सरसाइज करके उसकी वैल्यू को सामने रखकर आगे ले जा सकते थे। तो दैट मीन्स यू कैन एक्सरसाइज दैट मच अमाउंट ऑफ बेनिफिट, यानी इतने बेनिफिट को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। When risk is avoided, the potential benefit as well as cost are also being given up, यानी कि both things are being given up when we talk about risk avoidance। तो risk avoidance at the same time अच्छी भी चीज है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज नॉट बीइंग डिजायरेबल। ये डिजायर्ड नहीं आती, यानी मैं कहूं कि अगर मैं कहूं दैट इज बीइंग डिजायर्ड, नो इट इज नॉट बीइंग डिजायर्ड लेवल या डिजायर्ड वैल्यूज पे ये चीज नहीं एग्जिस्ट कर रही होती। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगेन लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था लॉस कंट्रोल को, इस दफा भी हम पढ़ेंगे लॉस कंट्रोल को। देखें अब इसे फॉरन, व्हेन पर्टिकुलर रिसर्च कैन नॉट बी अवॉइडेड। अब ये क्या रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है कि कोई रिस्क ऐसा है जिसको अवॉइड नहीं करना, कि हमें पता है कि अब हमने इसकी तरफ जाना ही जाना है। सो दैट मीन्स यू रिक्वायर अ लॉस कंट्रोल, कि आप उसकी प्रिवेंशन की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे आप? प्रिवेंशन की तरफ जाएंगे, कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रिवेंट इट, मैं इसे कैसे और किस तरह से प्रिवेंट करूंगा और किस तरह से प्रिवेंट करके इसे निकालूंगा। एक्शंस में बी ऑफन बी टेकन टू रिड्यूस द लॉसेस एसोसिएटेड विद देम, यानी कुछ एक्शंस
लिए जाते हैं जिससे ताकि वो लॉसेस रिड्यूस कर दिए जाएं, एंड दैट आर एसोसिएटेड विद देम, जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं और जो एसोसिएशंस में उसके साथ नजर आ रहे हैं. तो दैट मींस एक्शंस में बी टेकन, ऑफन बी टेकन, कि कुछ एक्शंस लिए जाते हैं टू रिड्यूस द लॉसेस एसोसिएटेड विद देम, जो लॉसेस उसके साथ एसोसिएटेड हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, नोन एज लॉस कंट्रोल. क्या कहते हैं उसे हम? दीज आर नोन टू बी एज अ लॉस कंट्रोल. तो जब हमने लॉस कंट्रोल की बात की है तो याद रखिएगा वहां पे भी हम लोग कहेंगे कि दैट मींस वी रिक्वायर्ड अ कंट्रोल ऑफ अ लॉसेस. किस चीज की रिक्वायर्ड चाहिए हमें? कंट्रोल ऑफ अ लॉसेस चाहिए, कि हमने कितने लॉस कंट्रोल्स लेकर आने हैं. सो दैट मींस कि वी आर नोन फॉर एज अ लॉस कंट्रोल, कि हमने लॉसेस ऑफ कंट्रोल, लॉसेस को कंट्रोल करना है. अ फर्म और एन इंडिविजुअल इज स्टिल एंगेज इन अ ऑपरेशन दैट गिव्स राइज टू अ पर्टिकुलर रिस्क. कई दफा होता क्या है कि फर्म ऐसे कहते हैं एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है जिन्हें पता होता है कि वो एक सर्टेन पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिस्क को अवॉइड को सामने लेके आएंगी, यानी उसको बढ़ा देंगी. दैट गिव्स राइज टू दैट स्पेसिफिक रिस्क. तो वहां पे हमने देख रहे थे कि इंडिविजुअल्स आर स्टिल बीइंग एंगेजिंग, यानी इनको पता होता है लॉस कंट्रोल पे, लेकिन फिर भी आप उस रिस्क को लेके आते हैं. बिकॉज इफ देयर इज नो रिस्क देयर इज नो रिटर्न्स, and if there is high risk there will be a high returns. Involves making conscious decisions. क्या involves करते हैं? Making conscious decisions. किसको लेके आते हैं? Conscious decisions regarding the manner, यानी involves making conscious decisions को लेके आते हैं regarding the manner. किस manner में? जिस भी manner में in which those activities will be conducted, कि जब जो भी activities हैं that will be conducted on this manner, यानी involves making conscious decisions. क्या करते हैं हम? Conscious decisions maintain करते हैं regarding the manner. किस manner में? In which those activities will be conducted, यानी कि हम जब भी अब रिस्क रेजिंग एक्टिविटी करेंगे तो उनका डिसीजन बड़े ही कॉन्शियस तरीके से लेंगे और उसी मैनर में हैंडल करेंगे जिसमें एक्टिविटीज कंडक्ट की जा रही हैं. जिस तरह से एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही हैं उसी हिसाब से हमने उनकी एक्टिविटीज को लेकर आगे चलना है. दैट मीन्स दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट आवर एक्टिविटीज एंड आवर ओवरऑल वैल्यूज के, यानी इसी तरह से हमने उसे कंडक्ट करना है और उसे आगे लेकर चलना है. फोकस ऑन लॉस कंट्रोल, के लॉस कंट्रोल में किस किस्म के फोकसेस होते हैं और कैसे हमने उन फोकसेस को आइडेंटिफाई करना है. सम लॉस कंट्रोल्स आर मेजर्स आर डिजाइन प्राइमरली टू रिड्यूस लॉस फ्रीक्वेंसी. अब इसका क्या मतलब है? सम लॉस कंट्रोल्स मेजर्स आर डिजाइन प्राइमरली टू रिड्यूस लॉस फ्रीक्वेंसी, यानी कुछ लॉस कंट्रोल्स इसलिए किए आते हैं ताकि आपके पास लॉस की फ्रीक्वेंसी, अब याद करें दो तरह की लॉस की चीजें थी, कौन सी थी? लॉस फ्रीक्वेंसीज and loss severity. तो some loss controls measures are designed primarily to reduce loss frequency. किस लिए होते हैं? primarily to reduce loss frequency, कि हम loss frequency को reduce करें, called frequency reductions. क्या कहते हैं उसे हम? frequency reductions की तरफ जा रहे हैं. तो that means कि some loss controls measures are designed primarily to reduce loss frequency, कि हम लोग loss frequency को reduce करें, जिसे हम कहते हैं frequency reduction. क्या कहते हैं उसे? फ्रीक्वेंसी की, यानी जितनी टाइम्स वो हो रहा है उसको हमने रिड्यूस करना है और उसको हमने रिड्यूस करके कम करना है ताकि हमें पता हो कि हमने उसे किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से उसे रिड्यूस करके आगे लेकर आना है. तो दैट मींस वी रिक्वायर अ फ्रीक्वेंसी रिडक्शन. सम फर्म्स स्पेंड कंसिडरेबल फंड इन एन एफर्ट्स टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजरीज, यानी वो कंसिडरेबल एफर्ट्स कर रही थी कुछ फर्म्स जो है वो कंसिडरेबल एफर्ट्स कर रही होती हैं in efforts to reduce the frequency of injuries to its worker, जो रिड्यूस करती हैं frequency of injuries to its worker, जो frequency of injuries जो हैं उनको रिड्यूस कर रही होती हैं और उनको कम करके आगे लेके आ रही हैं. यूजफुल to consider the class domino theory originated by and stated by H.W. Henrich, यानी useful to consider classic domino theory originally stated, यानी कि क्या थ्योरी थी वो? that the firm spend considerable funds in an effort to reduce frequency of injury of its worker, कि जब भी आप अपने वर्कर का ख्याल रखेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली इंजरीज रिड्यूस होंगी, यानी दीज आर नोन टू बी एज अ डोमिनो थ्योरी, जो भी हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे कि व्हाट दैट थ्योरी इज. तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज आ जाती हैं एट द सेम टाइम, जिसको हमने देखना है कि कौन कौन सी थ्योरीज किस किस तरह से एवोल्यूट हुई और किस किस तरह से वो थ्योरी यहाँ पे यूज हो रही है. तो दैट मीन्स कि यहाँ वी रिक्वायर अ लॉस कंट्रोल ओवर हियर, कि हमारे पास लॉस कंट्रोल के ऊपर ये चीजें देखनी है कि वी हैव टू स्पेंड मोर टू गेट लोअर इंजरीज, कि हमारे पास इंजरीज क्या होंगी? टूवर्ड्स द लोअर साइड, लोअर इंजरीज की तरफ हम लोग जा रहे होंगे, कि दैट वी हैव अ लोअर लेवल ऑफ इंजरीज टूवर्ड्स द कंट्रोल्स. नाउ द डोमिनो थ्योरी, अभी हमने पिछली स्लाइड पे बात की थी और ये थ्योरी क्या कहती है और किस तरह से वर्क करती है. डोमिनो थ्योरी
एम्प्लॉयज एक्सीडेंट कैन बी व्यूड इन द लाइट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। अच्छा, क्या डोमिनो थ्योरी कहती है जो एम्प्लॉय के जो एक्सीडेंट होते हैं वो इस फॉलोइंग स्टेप्स के हिसाब से देखिए, हेरिडिटरी और सोशल एनवायरनमेंट, व्हाट विच कॉजेस पर्सन टू एक्ट इन पर्टिकुलर वे। क्या उसका इनहेरिटेड ये बिहेवियर है या सोशल एनवायरनमेंट ने उसे मजबूर किया है कि वो इस तरह से पर्टिकुलर बिहेवियर में मूव करे, यानी किस चीज ने उसे मजबूर किया है कि वो इस तरह से बिहेव करे। कोई लड़ाई करता है, कोई चीज करता है, तो वी आर गोइंग टू सी कि उसमें वो कोई क्या नाम है डिफरेंट किस्म की कैजुअलिटीज आती हैं या कुछ होता है, तो वो आप पहले कहते हैं कि व्हाई ही हैव बिहेव्ड इन दैट पर्टिकुलर वे, कि यानी इस पर्टिकुलर वे में उसने क्यों और कैसे बिहेव किया। पर्सनल फॉल्ट्स आते हैं विच इज फेलियर ऑफ इंडिविजुअल्स टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, यानी पर्सनल फॉल्ट्स भी होते हैं कि अपनी गलती भी होती है, विच इज द फेलियर ऑफ अ इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड इन अ पर्टिकुलर वे, यानी कि किस तरह एक सर्टेन सिचुएशन में बिहेव करना चाहिए। अगर वो भी इसे कंप्लीट नहीं आ रहा तो दैट मीन्स कि देयर इज अ पर्सनल फॉल्ट दैट एग्जिस्ट, कि कोई पर्सनल फॉल्ट है जो एग्जिस्ट कर रहा है, और दे नो कि हाउ टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली इन अ गिवन सिचुएशन, कि किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इन अ गिवन सिचुएशन। एन अनसेफ एक्ट और एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल हैजर्ड, यानी देयर कुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ अनसेफ एक्ट, कोई अनसेफ एक्ट हो सकता है, और द एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल हैजर्ड, कि देयर एग्जिस्ट अ फिजिकल हैजर्ड्स, कि कोई अगर उसका अनसेफ एक्ट होता है, फॉर एग्जांपल देयर कुड बी एन एनी अनसेफ एक्ट, कोई चीज भी होती है जैसे कहीं आपने जाना है, किसी के आग बुझानी है, व्हाटसोएवर, तो व्हाट दीज आर द अनसेफ एक्ट्स एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल हैजर्ड, एंड देयर यू नो कि हाँ जी फिजिकल हैजर्ड्स आर पॉसिबल, कि फिजिकल हैजर्ड्स इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जब अगर इसमें फिजिकल हैजर्ड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं तो दैट मींस कि यहाँ पे आपने देखना है कि ये क्या रीजंस है कि ये फिजिकल हैजर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक्सीडेंट्स की वजह से हो रहा है एम्प्लॉय एक्सीडेंट्स, यानी किस तरह से एम्प्लॉय एक्सीडेंट को देखना है। एक्सीडेंट्स ये है कि हाँ जी कोई चीज है, कोई फर्नेस है, कोई है, किसी में हाथ लग गया, कुछ हो गया, anything that electric shock whatsoever, these are known to be as accidents, and the same goes with the injuries, कि कोई इंजरी हो गई है किसी तरह भी है, जैसे लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दी थी बिस्किट फैक्ट्री की कि यू आर पिकिंग इट विद अ बेयर हैंडेड, तो आपको कोई इंजरी होती है, कोई बर्न्स हो जाते हैं, तो दैट मींस दीज आर नोन टू बी एज योर इंजरी। ईच स्टेप कैन बी थॉट ऑफ एज एन डोमिनो, एज अ डोमिनो दैट फॉल्स। अब यहां पे क्या कह रहा है वो, ईच स्टेप कैन बी थॉट ऑफ एज अ डोमिनो दैट फॉल्स विच इन टर्न्स कॉज द नेक्स्ट डोमिनो टू फॉल, यानी हर स्टेप को देखना है कि ये डोमिनो है और वही अगले स्टेप की तरफ लेके जा रहा है। वो क्या कर रहा है, वही चीज अगले स्टेप की तरफ आपको लेकर जा रहा है, कि जैसी डोमिनो आ रहा है वही स्टेप जो है वो आपको नेक्स्ट चीज की तरफ लेके जा रहा है। इन एनी ऑफ द डोमिनो प्रायर टू द फाइनल वन, यानी इफ एनी ऑफ द डोमिनो प्रायर टू द फाइनल वन आर रिमूव्ड, क्या करेंगे वो, रिमूव द इंजरी विल नॉट अकर, यानी कि अगर जो डोमिनो से पहले जो रीजन थी, यानी रीजन बिहाइंड द रीजन, द मेन रूट विल बी इफ कटेड, तो याद रखिएगा वहां पे इंजरी होगी नहीं, बिकॉज इट इज बीइंग नॉट बीइंग रिक्वायर्ड, वहां पे इंजरी की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, बिकॉज इंजरी इज नॉट बीइंग रिक्वायर्ड ओवर देयर, क्योंकि अगर इंजरी रिक्वायर्ड होगी तो दैट मीन्स के देयर वी रिक्वायर अ सर्टेन लेवल्स, यानी कि वहां पे फिर इंजरी से रिलेटेड होगी। यानी इन अदर वर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ चेन। किस तरह मूव कर रहा है वो, चेन की तरह मूव कर रहा है और चेन ही को आगे लेकर जा रहा है। तो जब चेन को आगे लेके जा रहा है तो दैट मीन्स द इंजरी विल नॉट अकर इन अ गुड मैनर, यानी कि इंजरी वहां पे नहीं आएगी। तो अगर आप चेन ही वहीं से ब्रेक कर देंगे तो दैट मीन्स कि वहां पे इंजरीज रुक जाएंगी। ऑफन आर्ग्यूड दैट द एम्फेसिस ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल शुड बी ऑन द थर्ड डोमिनो, कि जब आपको पता है कि इंजरी आ जानी है, उससे पहले का नहीं है कि उसकी बिहेवियर क्या है या क्या है, उस पर नहीं फोकस होता, थर्ड डोमिनो पे होता है, लेकिन वो कभी भी फर्स्ट और सेकंड डोमिनो पे नहीं देखता, क्योंकि अगर फर्स्ट एंड सेकंड डोमिनो को रिमूव कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली थर्ड डोमिनो या थर्ड रीजनिंग जो है वो वहां पे पॉसिबल नहीं होगी, मींस थर्ड रीजनिंग की तरफ वो नहीं आएगा या वो नहीं आ सकता। सो दैट मींस दिस इज नोन टू बी एज अ डोमिनो थ्योरी। नाउ दिस इज द हेनरिच डोमिनो थ्योरी। किस तरह से आ रहा है वो देखिएगा। नाउ यही हमने स्टेप्स पढ़े थे ना, हेरिडिटरी एनवायरनमेंट उसे डील करती है, फिर पर्सनल फॉल्ट आता है, फिर अनसेफ मॉरल फिजिकल हैजर्ड्स आते हैं, एक्सीडेंट होता है एंड देन इंजरी। यानी कि अनसेफ एक्ट शुरू करते हैं आप, पहले हेरिडिटरी एनवायरनमेंट आपको मजबूर करती है, फिर आप पर्सनल फॉल्ट उसमें गलती करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, अनसेफ एक्ट कोई आइडेंटिफाई होता है, एंड देन देयर इज एन एक्सीडेंट एंड देन देयर इज एन इंजरी। अब यहां पे देखें तो ये क्या है, ये स्टैंडिंग ब्लॉक्स हैं। क्या है ये, स्टैंडिंग ब्लॉक्स हैं, और ये स्टैंडिंग ब्लॉक्स आगे लेके जा रहे हैं। इफ दिस ब्लॉक बीइंग फॉल, अगर ये वाला ब्लॉक क्या होगा,
फॉल होगा तो बाकी क्या होंगे, ऑटोमेटिकली चेन में गिरना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली चेन में गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर एक ब्लॉक गिरा तो इसका मतलब सारे ब्लॉक उसी से रिलेटेड होंगे। तो इफ वी वुड गोइंग टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट वन, यानी हम किसको रोके, फर्स्ट वन को रोके, तो इट्स अंडरस्टूड के अगला वाला ऑटोमेटिकली उसमें आइडेंटिफाई होके उसमें रुक जाएगा, उसमें ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। सो दैट मीन्स कि वी आर गोइंग टू सी कि हमने पहले को रोकना है और उसी के हिसाब से ताकि वो बाकी कंटिन्यूएशंस को रिड्यूस कर सके, यानी कंटिन्यूएशंस उसमें इन्वॉल्व ना हो, यानी कंटिन्यूएशंस उसमें इन्वॉल्व ना हो और उसमें सामने ना है। तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट है, देन पर्सनल फॉल्ट है। यानी अगर मैंने हेरिडिटी और एनवायरमेंट ही ऐसी रखी कि उसमें कोई चीज नहीं आ रही तो इसका मतलब है इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, ये होगा ही नहीं, फिर ये भी नहीं होगा, लेकिन ये भी। लेकिन अगर ये हो गया तो डेफिनेटली पर्सनल फॉल्ट होगा, यानी आपने उसमें अर्ज आ जाएगी, यानी मोटिवेशन आ जाएगी। और अगर वो हो गया डेफिनेटली अनसेफ एक्ट होगा, एंड देन देयर इज एन एक्सीडेंट एंड देन देयर इज एन इंजरी। यानी दीज थिंग्स आर बीइंग इन्वॉल्व्ड व्हेन वी टॉक अबाउट हेनरीज डोमिनो थ्योरी, और वो इसी पे बेस करती है और यहीं से एग्जिस्ट करती है कि दैट हाउ यू आर गोइंग टू अवॉइड द रिस्क। रिस्क को कैसे अवॉइड करेंगे, बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, कि हमने यहीं से अवॉइड करना है और यहीं से अवॉइड करके उसे आगे लेकर जाने। दैट हाउ वी आर गोइंग टू अवॉइड द रिस्क, कि हमने रिस्क को ऐसे ही और इसी तरह ही अवॉइड करके आगे लेकर जाना है। तो दैट मीन्स दैट इज नोन टू बी एज आर हेनरिच डोमिनो थ्योरी। नाउ द टाइप्स ऑफ लॉस कंट्रोल। अब देखते हैं हम कि टाइप्स ऑफ लॉस कंट्रोल्स कौन कौन से हैं और कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिविरिटी रिडक्शंस, किसकी तरफ आ रहे हैं हम, सिविरिटी रिडक्शंस में। फॉर एग्जांपल, एंड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हैविंग एयर बैग्स इंस्टॉल्ड इन द कंपनी फ्लीट ऑफ ऑटोमोबाइल। क्या हो गया, सिविरिटी रिडक्शन है। अब यहां पे क्या है, फॉर एग्जांपल एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हैविंग अ कंप्लीट फ्लीट ऑफ ऑटोमोबाइल्स। क्या हो रहा है यहाँ पे कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हैविंग एयर बैग्स, और सब में के अंदर क्या है, एयर बैग लगा हुआ है। अब एयर बैग क्या होता है कि व्हेन एवर वी हैव अ एक्सीडेंट, automatically that airbag have been come in front of you and then it would block you from any damages or any injuries to you. तो that is known to be as a severity reduction. क्या है, एक्सीडेंट होना है ना, लेकिन हम एयरबैग जो है वो क्या होगा, आप severity towards you, not be towards the car, उसको रिड्यूस कर देगी, उसको क्या कर देगी, वो रिड्यूस कर देगी। तो जब उस सिविरिटी को वो रिड्यूस करी तो दैट मींस कि ऑटो मैन्युफैक्चरर और एयर बैग इंस्टॉल्ड इन द कंपनी इज नोन टू बी एज अ सिविरिटी रिडक्शन एक्ट। क्या कहेंगे इसे हम, सिविरिटी रिडक्शन एक्ट है, यानी ये आपकी सिविरिटी को रिड्यूस करेगा। द एयर बैग्स विल नॉट प्रिवेंट एक्सीडेंट फ्रॉम अकरिंग, यानी एयर बैग्स ऐसे भी नहीं है कि वो प्रिवेंट कर देंगे एक्सीडेंट को, एक्सीडेंट होगा लेकिन बट दे विल रिड्यूस द प्रोबेबल इंजरीज टू यू, कि आपका जो सर सामने लगने से या व्हाटसोएवर वो उस चीज को रिड्यूस कर देगा। दैट एम्प्लॉयज विल सफर इफ एन एक्सीडेंट डज हैपन, यानी इंजरीज को रोकेगा जो नॉर्मली होती हैं व्हेन द एक्सीडेंट विल हैपन, कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो नॉर्मली ये इंजरीज होती हैं और ये परफॉर्म हो रही होती हैं उसमें इंजरीज। तो जैसे इंजरीज आ रही हैं उसी के हिसाब से देखा जाता है, तो यहाँ पे एयर बैग उसके काम आता है। सेपरेशंस इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबल लॉस। अब यहाँ पे क्या है, इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबल लॉस एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ रिस्क, यानी कोई एक तरह का रिस्क है उसका लॉसेस को प्रोबेबली रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है, कि दैट इन्वॉल्व्स द पॉसिबल रिडक्शन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबल लॉसेस, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबल लॉसेस जो हैं वो एसोसिएटेड विद सम काइंड्स ऑफ रिस्क, कि कोई भी मैक्सिमम प्रोबेबल लॉसेस हैं दैट आर एसोसिएटेड विद सम काइंड्स ऑफ रिस्क दैट आर बीइंग इन्वॉल्व, कि यानी आप उसमें से जो रिस्क के साथ जो लॉसेस एसोसिएटेड हैं उनको सेपरेट करें, यानी रिस्क के साथ जो लॉसेस एसोसिएटेड हैं उनको आप क्या करने की कोशिश करें, सेपरेट करने की कोशिश करें, अलग करने की कोशिश करें। तो जब आप उन्हें अलग करने की कोशिश करेंगे तो दैट इज नोन टू बी एज अ सेपरेशन। क्या कहेंगे उसे हम, सेपरेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज द डुप्लीकेशंस। क्या कहेंगे उसे हम, डुप्लीकेशंस हैं। स्पेयर पार्ट्स और सप्लाईज आर मेंटेन टू रिप्लेस इमीडिएटली डैमेज्ड इक्विपमेंट, क्या आप उसके लिए डुप्लीकेशंस के जितनी भी डैमेजेस इन्वॉल्व हैं उन सब को आप रिड्यूस करने की कोशिश करें, इन सब चीजों को आप कम करने की कोशिश करें, जस्ट टू शो दैट कि हाँ जी वो उनके लिए हमारे पास एडिशनल प्रिपरेशन है। दीज आर ऑल थिंग्स टू बी टुवर्ड्स द कंट्रोलिंग ऑफ अ लॉसेस, कि हमने लॉसेस को कैसे और किस तरह से कंट्रोल करके आगे लेकर आना है। दैट हाउ वी आर गोइंग टू स्पेयर पार्ट्स और सप्लाईज आर मेंटेन टू रिप्लेस इमीडिएटली डैमेज्ड इक्विपमेंट्स और इन्वेंट्रीज, के इमीडिएटली जो डैमेज्ड इक्विपमेंट्स और इन्वेंट्रीज हैं उसको हमने कैसे और किस तरह से मेंटेन करके आगे लेकर आना है। तो दैट मींस दिस इज नोन टू बी एज अ डुप्लीकेशंस, के डुप्लीकेशंस को हमने कैसे और किस तरह से मेंटेन करके आगे
लाना है। तो duplications are there, separations are there and severity reductions are also being there. So each and everything is being there और इसी के हिसाब से हमने सारी चीजों को evaluate करना है और साथ साथ देखते जाना है कि किस तरह से हमारे पास आ रही हैं और किस तरह से ये reduce होके सामने नजर आएंगी। So that means there is a duplications that are being involved कि हमारे पास duplications है और हमने इसको involvement में लेकर आना है। नाउ द टाइमिंग्स ऑफ लॉस कंट्रोल के लॉस कंट्रोल के क्या टाइमिंग्स हैं और किस तरह से लॉस कंट्रोल होता है, ठीक है ना। प्री लॉस एक्टिविटीज क्या आ रही है हमारे पास, प्री लॉस एक्टिविटी है इंप्लीमेंटेड बिफोर एनी लॉस अकर, यानी ये कब इंप्लीमेंट होती है, बिफोर एनी लॉस अकर। ये कभी कितना भी हमारे पास प्री लॉस एक्टिविटीज है, यानी हमने कहा जी ठीक है जी ये हमारे पास दिखा था ना जिससे कई दफा लिखा होता है बहुत सारी चीजें एहतियाती तदबीर, that is precautions, क्या कहते हैं उसे हम precautions। तो precautions are actually a pre-loss activities कि ये आप अगर लेंगे तो that is a precautions and that is known to be as a pre-loss activity। क्या कहते हैं उसे हम pre-loss activity है implemented before any loss occur, यानी कब होता है that is being implemented before any loss occur, किसी भी लॉस के अकर होने से पहले ही आप उसे इंप्लीमेंट कर दें। क्या कर दें आप उसे इंप्लीमेंट कर दें। तो दैट मीन्स कि वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट बिफोर एनी लॉस अकर, कोई भी लॉस अकर होगा उससे पहले ही आप इसे इंप्लीमेंट कर दें। कंकरेंट लॉस कंट्रोल्स क्या कहते हैं उसे हम, कंकरेंट लॉस कंट्रोल्स एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस कंकरेंटली विद लॉसेस, यानी कंकरेंट लॉस कंट्रोल्स क्या होंगे, एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस concurrently with losses, कि वो सारी एक्टिविटीज जो concurrently take place that takes place concurrently with the losses। तो यानी इसका मतलब है एक एक्टिविटी के लॉस के साथ आप another एक्टिविटी का लॉस भी रिड्यूस कर रहे हैं, यानी उसकी रिडक्शन ऑफ लॉसेस की तरफ आ रहे हैं। पोस्ट लॉस एक्टिविटीज कौन कौन सी होंगी, ऑलवेज हैव अ सिवियरिटी रिडक्शन फोकस, क्या किसी तरफ होगा फोकस उसका, सिवियरिटी रिडक्शन फोकस होगा, यानी कि सिवियरिटी आपने रिड्यूस करनी, क्योंकि अब तो हो गया, क्या हो गया, ये हमारे पास रिडक्शंस आ गई हैं, यानी सिवियरिटी रिडक्शंस की तरफ हम आ गए हैं। तो जब सिवियरिटी रिडक्शंस की तरफ आ गए हैं तो दैट मींस कि हमने यहाँ पे उसकी सिवियरिटीज को रिड्यूस भी करना है। तो दैट मींस एक है हमारे पास प्री लॉस एक्टिविटीज, एक हमारे पास पोस्ट लॉस एक्टिविटी। प्री लॉस में हम प्रिकॉशंस देते हैं, पोस्ट लॉस में हम रिडक्शन ऑफ लॉस कर रहे होते हैं, यानी कि जब हमारे पास हो चुका है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टू रिड्यूस इट, हमें उसे क्या करना चाहिए सो दैट वी कैन इजीली रिड्यूस दैट लॉसेस, कि हमें उसे इजीली रिड्यूस कर सकें या उसे हम कम कर सकें या रिडक्शन की तरफ आ सकें। सो post loss always have a severity reduction focus. One example is trying to salvage damaged property rather than discard it, कि हम ट्राई कर रहे होते हैं जो डैमेज प्रॉपर्टी है उसकी कोई ना कोई वैल्यू, कुछ रिकवरी उससे हो जाए, rather than completely discard करते हैं कि कोई ना कोई रिकवरी उससे आ जाए ताकि उससे हम कहेंगे उससे रिकवरेबल की तरफ जाएं, रादर देन कि हम कहेंगे उससे हम डिस्कार्ड कर दें, क्या कर दें हम उसे डिस्कार्ड कर दें या डिस्कार्ड एक्टिविटी की तरफ निकल पड़े। नाउ डिसीजन रिगार्डिंग द लॉस कंट्रोल के किस तरह के डिसीजंस करने हैं हमने रिगार्डिंग लॉस कंट्रोल के, लॉस कंट्रोल के डिसीजंस कैसे और किस तरह से हमने आइडेंटिफाई करने। द मेजर इशू फॉर रिस्क मैनेजर्स, क्या मेजर इश्यूज होते हैं, द डिसीजंस अबाउट हाउ मच मनी टू स्पेंड ऑन अ वेरियस फॉर्म्स ऑफ लॉस कंट्रोल, किस तरह के डिसीजंस करने चाहिए, हाउ मच मनी टू स्पेंड ऑन वेरियस फॉर्म्स ऑफ लॉस कंट्रोल, कि हमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ लॉस कंट्रोल में कितने और कैसे, हाउ मच मनी यानी कितने डिसीजंस करने चाहिए ऑन द लॉस कंट्रोल के, कितने हमें पैसे खर्चने चाहिए या कितनी मनी स्पेंड करनी चाहिए ऑन लॉस कंट्रोल। इन सम केसेस इट मे बी पॉसिबल टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द एक्सपोजर, यानी इन सम केसेस क्या है, इट मे बी पॉसिबल, ये पॉसिबल है टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द एक्सपोजर, क्या करें हम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द एक्सपोजर टू सम टाइप ऑफ रिस्क, कि हम सिग्निफिकेंटली एक्सपोजर रिड्यूस करें to some type of risk, but if the cost of doing so is very high, यानी अगर इसको करने की जो कॉस्ट है that is very high relative to the firm's financial situation, the loss control investment may not be money well spent, यानी कि हम कहते क्या है, it is possible to significantly reduce the exposure to some type of risk, but if cost of doing it so is highly high relative to the firm's financial situation, the loss of control investment may not be well spent, कि अच्छी तरह वो इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। The general rule is to justify the expenditure, सबसे पहला काम क्या करना है हमने, जस्टिफाई करना है द एक्सपेंडिचर को, कि एक्सपेंडिचर हमारे पास कितने हैं और कैसे हैं। द एक्सपेंडिचर गेन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इज लॉस कंट्रोल,
कि कितना एक्सपेक्टेड गेन क्या आ रहा है हमारे पास फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज द लॉस कंट्रोल, कि सबसे पहला हमारा गेन क्या है कि लॉस कंट्रोल हो रहा है एंड शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू द एक्सपेक्टेड कॉस्ट। और किससे इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड कॉस्ट, कि हम उतना ही लॉस को कंट्रोल कर रहे हैं जितनी उसमें एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, यानी जितनी एक्सपेक्टेड हमें है कि इतनी कॉस्ट होगी उतनी हम एक्सपेक्टेड लॉस कंट्रोल भी लेकर आ रहे हैं, कि दैट इज हाउ मच दैट लॉस बीइंग इन्वॉल्व्ड। पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ लॉस कंट्रोल्स के क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं हमें लॉस कंट्रोल के? मेनी ऑफ द बेनिफिट्स आर इधर रेडिली क्वांटिफाइबल, कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो क्वांटिफाइबल हैं एंड कैन रीजनेबली बी एस्टिमेटेड, और उनको हम रीजनेबली एस्टिमेट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम उसे रीजनेबली एस्टिमेट भी कर सकते हैं। दीज में इंक्लूड द रिडक्शन और एलिमिनेटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि मेनी ऑफ द बेनिफिट्स आर इधर रेडिली क्वांटिफाइबल, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो रेडिली क्वांटिफाइबल हैं एंड कैन रीजनेबली एस्टिमेटेड, और उन्हें हम रीजनेबली एस्टिमेट भी कर सकते हैं। दीज में इंक्लूड द रिडक्शन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस, यानी क्या है ये? दीज में इंक्लूड रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस, यानी हमें क्या कर सकते हैं? रिडक्शन की तरफ लेके जाएं और एलिमिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस की तरफ लेके जाएं। एसोसिएटेड विद फॉलोइंग स्टेप्स, रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड प्रॉपर्टी, किसकी तरफ जा रहे हैं हम? रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड प्रॉपर्टी। इनकम लॉसेस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, क्या कर रहे हैं हम? इनकम लॉसेस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी आ रही है। एक्स्ट्रा कॉस्ट टू मेंटेन ऑपरेशंस, क्या होगा? हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट हम मेंटेन करेंगे टू मेंटेन द ऑपरेशन फॉलोइंग द लॉसेस, किसकी तरफ लेके जाएंगे? फॉलोइंग द लॉसेस, जो हम लोग लॉसेस के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट मेंटेनेंस कर रहे हैं। एडवर्स लायबिलिटी जजमेंट, क्या आपको लायबिलिटी जज ही नहीं हुई कि आपने कहा जी अच्छा इसकी लायबिलिटी कम है लेकिन एक्चुअल में उसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो दैट मींस दैट इज द एडवर्स सिलेक्शन ऑफ लायबिलिटी एंड एडवर्स लायबिलिटी जजमेंट। मेडिकल कॉस्ट टू ट्रीट इंजरीज, देयर आर आल्सो बीइंग अ मेडिकल कॉस्ट दैट आर टू ट्रीट द इंजरीज, कि हम लोग इंजरीज को ट्रीट करें। इनकम लॉसेस ड्यू टू डेथ और डिसेबिलिटी, दैट आर आल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ योर पोटेंशियल लॉसेस बेनिफिट्स ऑफ अ लॉस कंट्रोल, यानी कि जितनी इनकम लॉसेस हुई हैं बिकॉज ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी, दैट आर आल्सो बीइंग नोन टू बी एज अ पोटेंशियल बैलेंस ऑफ लॉस कंट्रोल, कि हम लॉस कंट्रोल के पोटेंशियल बेनिफिट्स इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं। Potential benefits of loss control, another potential quantifiable benefit of loss control, a reduction in the cost of other risk management techniques used in conjunction with the loss control, कि reduction of cost of other risk management techniques, कि हम risk management techniques पे जितनी cost लग रही है उसको reduce करें in conjunction with the लॉस कंट्रोल, किससे हम रिड्यूस करें? विद इन कंजंक्शन विद द लॉस कंट्रोल। एन एग्जांपल इज द डिक्रीज इन द इंश्योरेंस प्रीमियम दैट ऑफन अकम्पनीज अ लॉस कंट्रोल इन्वेस्टमेंट। एन एग्जांपल इज द डिक्रीज इन इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या एग्जांपल है? इन द डिक्रीज इन इंश्योरेंस प्रीमियम्स दैट ऑफन अकम्पनीज अ लॉस कंट्रोल इन्वेस्टमेंट, क्या कंपनी करते हैं? लॉस कंट्रोल इन्वेस्टमेंट को अकम्पनी कर रहे होते हैं। दीज मे बी There may be a loss control benefit for which a dollar value cannot be easily eliminated, कि यानी इसमें से हम डॉलर वैल्यू को easily एलिमिनेट नहीं कर सकते, और जब हम उसे इजीली एलिमिनेट नहीं कर सकते तो दैट मींस एग्जांपल इंक्लूड द रिडक्शन इन सब्जेक्टिव रिस्क दैट मे कंपनी लोअर एक्सपेक्टेड लॉसेस, यानी कि हमारे पास जो सब्जेक्टिव रिस्क है उसके साथ हमेशा लोअर एक्सपेक्टेड लॉस अटैच्ड है, लोअर फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड लॉस फ्रीक्वेंसीज एंड सिविरिटीज, जिसके पास लोअर एक्सपेक्टेड लॉस भी है एंड लोअर एक्सपेक्टेड सिविरिटी भी है, यानी दोनों चीजें, फ्रीक्वेंसी भी लोअर है एंड सिविरिटी भी लोअर है। इंप्रूव पब्लिक एंड एम्प्लॉय रिलेशंस, क्या करेंगे हम? इंप्रूव पब्लिक एंड एम्प्लॉय रिलेशंस एसोसिएटेड विद फ्यूअर एंड लेस सिवियर लॉसेस, यानी कि हम कहेंगे इंप्रूव्ड पब्लिक एंड एम्प्लॉय रिलेशंस हैं जिसकी वजह से एसोसिएटेड विद फ्यूअर एंड लेस सिवियर लॉसेस, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आएंगे? इंप्रूव्ड और जिसे कहते हैं कि एसोसिएटेड विद फ्यूअर और लेस सिवियर लॉसेस, के लॉसेस हमारे पास रिड्यूस हो जाएंगे और सिवियरनेस कम हो जाएगी, यानी उनकी सिवियरिटी लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर रिड्यूस्ड लेवल पे चला जाएगा, यानी दे आर बीइंग रिड्यूस्ड टू अ सर्टेन लेवल, कि हमारे पास कितनी रिडक्शंस इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं। पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ लॉस कंट्रोल की कितनी पोटेंशियलिटी है टुवर्ड्स द कॉस्ट लॉस कंट्रोल? इट इज यूजुअली इजियर टू एस्टिमेट द पोटेंशियल कॉस्ट, पोटेंशियल कॉस्ट को इजीली आप मेजर कर सकते हैं। हाँ यार, अगर अर्थक्वेक आया तो व्हाट वुड बी द कॉस्ट? If this would happen, what would be the cost? The potential cost is always be estimated one, expected one, and it is easy to measure. इसको आप easily measure भी कर सकते हैं।
टू ऑब्वियस कॉस्ट कंपोनेंट्स आर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। यानी दो ऑब्वियस कॉस्ट कंपोनेंट कौन कौन से? इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। यानी कि हमारे पास कॉस्ट कंपोनेंट्स कौन से? वन इज इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस एंड अदर वन इज मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, अ स्प्रिंकलर सिस्टम विल हैव अ इनिशियल कॉस्ट टू इंस्टॉल एंड आल्सो हैव अ ऑनगोइंग एक्सपेंसेस। यानी इनिशियल कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी है और ऑनगोइंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी रिक्वायर्ड है। नेसेसरी टू मेंटेन इट इन अ प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर। यानी कि हमारे पास जब वो मेंटेन भी हो रही हो बट इन अ वेरी प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर। ये किस वर्किंग ऑर्डर में आ रहे हैं? कि बहुत ही जिसे कहते हैं प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर जो होता है उसी वर्किंग ऑर्डर में उसे हम मेंटेन भी कर रहे हैं। द चैलेंज ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन इज ऑफन आइडेंटिफाइंग ऑल द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस। द चैलेंज ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होगा? कि जब भी हमारे पास कॉस्ट एस्टिमेशन है इज ऑफन आइडेंटिफाइंग ऑल द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस, कि सारे के सारे ऑफन हम लोग जो आइडेंटिफाई करेंगे ऑल द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस, कि जितने भी उसके साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उन सारों को हम एडअप करेंगे और सारों को हम टोटल करेंगे और उसके बाद हम वैल्यूज निकाल रहे होंगे। ऑल्सो सम ऑफ द ऑनगोइंग कॉस्ट में मियरली बी इंक्रीजेस इन अदर एक्सपेंसेस। यानी सम ऑफ द ऑनगोइंग कॉस्ट में बी मियरली इंक्रीजेस, यानी कि जितनी भी ऑनगोइंग कॉस्ट है दैट वुड मियरली बी इंक्रीजेस इन अदर एक्सपेंसेस, यानी कि वो मियरली इंक्रीजेस कर जाते हैं एंड मोस्टली इट इज ऑन द अदर एक्सपेंसेस, के उसमें अदर एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। यानी सम ऑफ द ऑनगोइंग कॉस्ट कैन मियरली बी इंक्रीज इन द अदर एक्सपेंसेस, के वो अदर एक्सपेंसेस में इंक्रीज कर रहे होते हैं। सो दैट मींस देयर इज द पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ लॉस कंट्रोल, के पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ लॉस कंट्रोल एग्जिस्ट कर रही होती है। नाउ देयर इज अ रिस्क रिटेंशन, कि हमने रिस्क को किस तरह से रिटेन करना है और किस तरह से उसे हमने आगे लेकर चलना है। इन्वॉल्व्स द अजम्पशन ऑफ रिस्क, किसको लेके आते हैं? अजम्पशन ऑफ रिस्क, यानी कि हमारे पास देयर इज अ रिस्क, there is a involvement of risk. If the loss occurs, an individual or firm will pay for it. यानी कि अगर loss occur होगा तो individual या firm will pay for it. यानी कि individual या firm उसे pay करेगी out of whatever funds are available at the time. यानी कि if the loss occurs, an individual or a firm, यानी individual or firm will pay for it. या तो individual या firm pay करेंगी उस for it out of whatever funds are available, यानी कि whatever the funds are available उसमें से ही पे आउट करेंगी। तो that means if the loss occur, an individual or firm will pay for it, कि जो भी लॉस है उसमें इंडिविजुअल या फर्म पे करेगा और whatever funds available at that time, जितने भी फंड्स उस टाइम अवेलेबल होंगे उसी के हिसाब से उसे पे करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से उसे वैल्यू भी करेंगे कि कितना हमारे पास आ रहा है। प्लैंड वर्सेस अनप्लैंड रिटेंशंस, दो तरह की रिटेंशंस आती है अगेन, दैट इज नॉट बीइंग कवर्ड इन द लास्ट वन, दैट इज प्लैंड वर्सेस अनप्लैंड रिटेंशंस, कि कुछ रिटेंशंस प्लैंड होती हैं, कुछ रिटेंशंस प्लैंड नहीं होती। तो जो रिटेंशंस प्लैंड नहीं होती, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, प्लैंड रिटेंशन, इट इन्वॉल्व्स a conscious and deliberate assumption of recognized risk, यानी कि आप conscious और deliberate assumptions कर रहे होते हैं कि that is a risk और उसको retention की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। sometimes occurs because it is most convenient risk treatment technique, कि ये बहुत ही convenient risk treatment technique है कि इसमें आपको सब कुछ पता होता है कि हाँ जी there is a loss। देखिए for example, if you are going to make a lion a pet, it's understood that there is a risk of something and risk retention means that you know कि what type of risk is there और उसे आप deliberate level पे recognize करके risk फिर भी उसे retain करते हो। So that means this is known to be the planned retention, but if you don't know, so that means it's being an unplanned retention. Sometimes occurs because it is the most convenient risk treatment technique, ये बहुत convenient risk treatment technique है, और because there are simply no alternative available short of ceasing operation, और इसके लिए आपको पता होता है कि कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक अल्टरनेटिव अवेलेबल है, वो क्या है? सीजिंग ऑफ ओवरऑल ऑपरेशंस, कि आप कंप्लीट ऑपरेशंस को क्या कर दें? सील आउट कर दें, सीज कर दें, बंद कर दें। अनप्लैंड और रिटेंशंस क्या होती? When a firm or individual does not recognize that a risk exists and unwittingly believe that no loss could occur. When a firm or individual does not recognize that a risk exists, यानी कि वो क्या करते हैं? That individual does not recognize कि ये risk exist कर रहे हैं and unwittingly believe that no loss could occur. यानी आप कहते हैं ना कि हाँ जी उन्हें पता है कि हाँ जी कुछ नहीं होगा, यानी they are assuming that कि there is no involvement of risk. तो that means कि वहां पे वो कहेंगे that is known to be as an unplanned retention, कि उन्हें पता है कि risk involved है but they are not aware of that risk. So that means they have retained the risk but in an unplanned manner. किस मैनर में? अनप्लैंड मैनर में आ रहा है, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट द रिस्क इज बीइंग इन्वॉल्व, क्या वाकई में कोई रिस्क इन्वॉल्वमेंट है भी या नहीं है। तो व्हाट द रिस्क इज बीइंग इन्वॉल्व, तो उसी के हिसाब से उसे प्लान लेवल पे हम लेके आ रहे हैं और उसी के साथ हम चल रहे हैं। समटाइम्स अकर व्हेन
द एग्जिस्टेंस ऑफ रिस्क इज एक्नॉलेज्ड, कि जब आपको पता है कि रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है एंड स्टिल से दैट वुडंट हैपन टू यू इफ द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस एसोसिएटेड विद द रिकॉग्नाइज्ड रिस्क इज सिग्निफिकेंटली अंडर एस्टिमेटेड। दैट इज द केस कि आपका जो रिस्क एसोसिएटेड विद दैट है दैट इज एक्चुअली अंडर एस्टिमेटेड बाय द पर्सन, कि वो पर्सन उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है कि दैट रिस्क वुडंट हैपन और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट रिस्क वुडंट बी रिक्वायर्ड, और ये हमेशा अंडर एस्टिमेट हो रहा है कि दैट रिस्क इज बीइंग स्मॉल, दैट वुडंट बी रिक्वायर्ड एंड दैट वुडंट बी देयर व्हेन वी टॉक अबाउट एन अनप्लान्ड रिटेंशंस। फंडेड वर्सेस अनफंडेड रिटेंशंस, यानी दो चीजें और आ गई हैं, फंडेड रिटेंशंस आ गई हैं, अनफंडेड रिटेंशंस। मैनी रिस्क रिटेंशन स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व इंटेंशंस टू पे फॉर द लॉसेस एज दे अकर, यानी कुछ स्ट्रेटेजी रिटेंशन स्ट्रेटेजीज क्या होती है कि अगर कोई लॉस हुआ तो वो उस लॉस की पेमेंट या उसकी ओवरऑल भरपाई करेंगे विदाउट मेकिंग एनी फंडिंग अरेंजमेंट इन एडवांस ऑफ लॉसेस, यानी कोई फंडिंग अरेंजमेंट पहले से नहीं करते। हाँ, लेकिन इफ देयर इज अ लॉस देन देयर वुड बी अ फंडिंग अरेंजमेंट, कि इफ अगर कोई लॉस होता है तो देन देयर वुड बी रिक्वायरमेंट ऑफ अ फंडिंग अरेंजमेंट नोन एज अनफंडेड रिटेंशन। क्या कहते हैं उसे? दैट इज नोन टू बी एज अ अनफंडेड रिटेंशंस, कि ये हमारे पास क्या कहलाएगी? ये हमारे पास कहलाएगी दैट इज नोन टू बी एज आर अनफंडेड रिटेंशंस। फंडेड रिटेंशंस कौन सी होंगी? प्री लॉस अरेंजमेंट्स आर मेड, प्री लॉस अरेंजमेंट्स आर मेड टू इंश्योर दैट मनी इज रेडली अवेलेबल टू पे फॉर द लॉस दैट अकर, यानी मनी वुड बी पेड फॉर द लॉस एज दे अकर। वन इज रिलेटेड कि जब हमें नहीं पता, हम उसके लिए ऑलरेडी फंडेड हैं लेकिन हमें नहीं पता, मैनी रिटेंशन स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व फंड्स विदाउट मेकिंग फंडिंग अरेंजमेंट। लेकिन फंडेड रिटेंशंस क्या होंगी? दैट मींस कि आप उसके लिए पहले से एक सर्टेन अमाउंट साइड पे कर लेंगे, दैट मींस वी हैव टू फंड दिस रिटेंशन लॉस। एंड अनफंडेड क्या होगी? दैट मींस यू आर नॉट मेकिंग एनी फंड फॉर द लॉस बट यू आर अज्यूमिंग दैट इफ देयर इज एनी लॉस दैट वुड बी फंडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट मींस दैट इज नोन टू बी एज अनफंडेड, जिसके लिए एक आपने सर्टेन यू कैन से अमाउंट, टारगेटेड अमाउंट आपने सेपरेट करके नहीं रखी हुई, तो दैट मींस इट इज अनफंडेड। बट व्हेन देयर इज अ टारगेटेड अमाउंट बीइंग फंडेड दैट इज मीन फंडेड ऑफ रिटेंशंस। तो हमारे पास क्या आएंगी? दैट इज फंडेड रिटेंशंस आर देयर, जो हमारे पास फंडिंग की तरफ लेकर जाएंगी। नाउ द फंडेड रिटेंशंस, क्रेडिट्स भी होते हैं, रिजर्व फंड्स भी होते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं? क्रेडिट भी आ गए हैं और रिजर्व फंड्स भी आ गए हैं। तो मैनी प्रोवाइड्स सम लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज टू फंड लॉसेस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम रिटेन्ड रिस्क, कि मैनी प्रोवाइड्स सम लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज टू फंड लॉसेस, किसको करेंगे? फंड करनी है लॉसेस को, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द रिटेन्ड रिस्क। किसमें से आएगी ये? दैट इज रिजल्ट्स फ्रॉम द रिटेन्ड रिस्क, यूजुअली नॉट वायबल सोर्स ऑफ फंड फॉर द पेमेंट ऑफ लार्ज लॉसेस, यानी कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू फंड लॉसेस, कि बहुत सारों के पास फंड लॉसेस हैं, आप क्रेडिट लेते हैं, किसी उधार लेते हैं और फंड को रिटेंशन रिस्क को फंड करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट ऑलवेज बी अ वायबल सोर्स ऑफ फंड अनलेस द रिस्क मैनेजर हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अ लाइन ऑफ क्रेडिट प्रियर टू लॉस, यानी उसने पहले से ही एक लाइन ऑफ क्रेडिट प्रियर टू लॉस सेट की हुई है। द वेरी फैक्ट दैट द लॉस हैज अकर्ड मे मेक इट इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन क्रेडिट व्हेन नीडेड, यानी वेरी फैक्ट क्या है? दैट द लॉस हैज अकर्ड मे मेक, यानी कि जितना भी लॉस है, मेक इट इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन क्रेडिट व्हेन नीडेड, कि मेक इट इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन क्रेडिट, कि इम्पॉसिबल बनाता है टू ऑब्टेन क्रेडिट व्हेन नीडेड, कि कितनी हमारे पास क्रेडिट है व्हेन नीडेड, कि कितने हमारे पास क्रेडिट आ रहा है व्हेन इट इज बीइंग रिक्वायर्ड। रिजर्व फंड समटाइम्स एस्टैब्लिश्ड, रिजर्व फंड समटाइम्स एस्टैब्लिश्ड टू पे फॉर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ रिस्क फर्म हैज डिसाइडेड टू रिटेन इट, यानी रिजर्व फॉर क्या होगा कि समटाइम्स स्टैब्लिश किया जाता है कि ये एक फंड है जिससे हमने रिटेंशन ऑफ लॉसेस को फंड करना है, तो दैट मीन स्टैब्लिश टू पे फॉर द लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम अ रिस्क ऑफ अ फर्म, के यानी कि जो रिस्क से हो रहा है और उसके लिए आपने डिसाइड किया हुआ है कि इस रिस्क को मैंने रिटेन भी करना है और अगर कोई रिस्कीनेस या लॉसेस हुए तो मैंने इस फंड से इसे पूरा करना है, तो दैट इज नोन टू बी एज योर रिजर्व फंड। क्या कहेंगे उसे हम? दैट इज नोन टू बी एज योर रिजर्व फंड। When the maximum possible losses are quite large, क्या होगा? Maximum possible losses are quite large. A reserve fund may not be appropriate. जब losses large होंगे तो reserve funds sometimes may not be appropriate. वो काफी नहीं होते, यानी you require that कि उसके बाद आपको additional investment भी required है और additional values भी required है to recover that funds. यानी वहां पे हमने recovery of funds को सामने लेकर आना है, तो that means the reserve fund may not be appropriate. यानी कि वहां पे वो appropriate level पे नहीं आते।
फंडेड रिटेंशन, सेल्फ इंश्योरेंस आती है, समटाइम्स देयर एग्जिस्ट अ फंडेड रिटेंशन के अंदर सेल्फ इंश्योरेंस भी इन्वॉल्व हो रही होती है कि किस तरह से हमारे पास सेल्फ इंश्योरेंसेज आ रही, किस तरह से इसके पास एग्जिस्टेंस आ रही है और किस तरह से हमने उसको एग्जिस्ट करना है। सेल्फ इंश्योरेंस, इफ द फर्म हैज अ ग्रुप ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स, बहुत सारे रिस्क एक साथ हैं, लार्ज एनफ टू रिड्यूस रिस्क एंड देयर बाय प्रेडिक्ट लॉसेस, उन्हें पता भी है कि सारे के सारे रिड्यूस रिस्क नहीं हो सकते, सो वी हैव टू स्टार्ट प्रेडिक्टिंग अ लॉसेस, कि हमने क्या करना होता है उसमें लॉसेस को प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फंड टू पे फॉर दोज लॉसेस इज स्पेशल फॉर्म ऑफ प्लान्ड फंडेड रिटेंशन। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड टू पे फॉर दोज लॉसेस, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिटर्न्स कितने हैं, टू पे फॉर दोज लॉसेस इज स्पेशल फॉर्म ऑफ प्लान्ड फंडेड रिटेंशन। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड, यानी कि हम फंड एक प्लान तो ताकि उस लॉसेस को हम रिकवर कर सकें और प्लान ऑफ फंडेड रिटेंशन कर सकें, विल नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग और ट्रांसफर ऑफ रिस्क, क्या इन्वॉल्व नहीं करते, ट्रांसफर ऑफ रिस्क को इन्वॉल्व नहीं करते। नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ सेल्फ इंश्योरेंस इज बीइंग रिक्वायर्ड, यानी कि नेसेसरी एलिमेंट्स क्या होंगे, existence of group of exposure unit that is sufficiently large to enable accurate loss prediction, कि जब हमें पता हो कि एक्सपोजर लॉस इतना है और इतने एक्सपोजर यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, तो जब आपको पता है कि इतने एक्सपोजर यूनिट्स इन्वॉल्व हैं और इतने लॉसेज हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें क्या करते हैं, फंडिंग की तरफ जा रहे होते हैं। प्री फंडिंग ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस थ्रू अ फंडेड स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर दैट पर्पस, यानी प्री फंडिंग ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस थ्रू अ फंडेड स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर दैट पर्पस, यानी प्री फंडिंग भी करते हैं कि पहले से आप फंड साइड पे कर लें फॉर द एक्सपेक्टेड लॉसेस, कि हाँ जी इतने लॉसेस एक्सपेक्टेड हैं और इतने लॉसेस हमारे सामने नजर आएंगे। कैपिटिव इंश्योरेंस और इंश्योरेंस अभी हमने डिस्कस किया था, पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया, कंबाइंस द टेक्निक ऑफ रिस्क रिटेंशन एंड रिस्क ट्रांसफर, कि रिस्क रिटेंशन की तरफ भी जा रहे होते हैं और साथ ही उस रिस्क को किसी और पे हम ट्रांसफर आउट भी कर रहे होते हैं। तो जब देयर इज अ रिस्क रिटेंशन इज ऑल्सो देयर, रिस्क ट्रांसफर इज और देयर, यानी कि दोनों चीजें हमारे पास है, रिस्क रिटेंशन भी है और साथ ही हमारे पास क्या है, रिस्क ट्रांसफरेंस भी है। तो जब हमारे पास रिस्क रिटेंशन इज देयर एंड रिस्क ट्रांसफरेंस इज देयर, तो दैट मींस दैट इज नोन टू बी एज आर कैपिटिव इंश्योरर्स। डिसीजंस रिगार्डिंग रिटेंशंस, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि किस तरह से डिसीजन करना है कि हमने वेदर वी आर गोइंग टू रिटेन दैट दीज लॉसेस और वेदर वी आर नॉट गोइंग टू रिटेन दीज लॉसेस, कि हमने अगर कैसे डिसाइड करना है कि ये लॉसेस वाकई में रिटेन होंगे या नहीं होंगे। अ लार्ज बिजनेसमैन कैन ऑफन यूज रिस्क रिटेंशंस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, जो लार्ज बिजनेस हैं कैन ऑफन यूज रिस्क रिटेंशन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन द स्मॉल फर्म। सारी बात है, बड़ी फर्म है तो वो अपने पास रिस्क ज्यादा रिटेन करते हैं, रिस्कियर लेवल्स ज्यादा रखते हैं, इन पार्ट बिकॉज ऑफ लार्जर फर्म हैव ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी बिकॉज लार्ज फर्म के पास क्या होते हैं, ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी जितने उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे वो यूज कर सकते हैं। दस लॉसेज ड्यू टू मेनी रिस्क मे merely बी absorbed as losses occurs, ताकि जितने भी लॉसेस की वजह से जो हमारे पास आए हैं, यानी लॉसेस ड्यू टू रिस्क मे बी absorbed within the as the loss occurs, ताकि वो उसी के अंदर यानी उन्हीं की फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अंदर वो कवर अप हो जाएं विदाउट मच एडवांस प्लानिंग, के काफी सारी एडवांस प्लानिंग के बगैर। फॉर एग्जाम्पल मे इंक्लूड प्रिविलेजेस, पिल्फरेज ऑफ ऑफिस सप्लाई, यानी कि पिल्फरेजेस हो जाएं, यानी कि खराब हो जाएं या थेफ्ट, ब्रेकेज ऑफ विंडोज देयर आर देयर, बर्गलरी ऑफ वेंडिंग ऑफ मशीन्स, के कोई भी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, दीज आर नोन टू बी एज दीज लॉसेज आर ऑटोमेटिकली बीइंग रिड्यूस्ड बाय देयर ओन लॉसेज, ये लॉसेज ही है ना सारे, बट दे आर बीइंग रिकवर्ड बाय देयर ओन मन, के उन्हीं के पास से और उन्हीं के पास से ये रिकवरी की तरफ जा रहे होते हैं। द फॉलोइंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी कंसिडर्ड व्हेन चूजिंग पॉसिबल रिटेंशन लेवल, कितना रिटेंशन लेवल है, तो उसके लिए हमने टोटल एसेट लाजमी देखने, टोटल रेवेन्यू आर देयर, एसेट लिक्विडिटी, कैश फ्लोज आर देयर, वर्किंग कैपिटल देखना है, रेशियोज ऑफ रेवेन्यू टू नेटवर्क देखनी है, रिटेन्ड अर्निंग्स देखनी है, रेशियो टू टोटल डेट टू नेटवर्क देखनी, कितनी रेशियो है टोटल डेट टू नेटवर्क पे, ये कितनी हमारे पास रेशियोज एग्जिस्ट कर रही है व्हेन वी टॉक अबाउट टोटल डेट टू टोटल नेटवर्थ, की कितनी हमारे पास हमारे वैल्यूज आ रही हैं, दैट इज कि हमारे पास टोटल नेटवर्थ और टोटल डेप्थ की क्या, टोटल वर्थ की क्या रेशियोज हैं। इन अदर वर्ड्स हमारे पास हमारी इक्विटी कितनी ज्यादा कर्जे में डूबी हुई है, यानी 1 रुपी ऑफ इक्विटी के अगेंस्ट हाउ मच लोन वी हैव टेकन, यानी कितना लोन हमने लिया हुआ है और हाउ मच वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन देम, हम किस तरह से उसे स्पेंड करेंगे और किस तरह से हम उसे लेकर आगे चलेंगे।
डिसीजंस रिगार्डिंग द रिटेंशंस, एबिलिटी टू प्रिडिक्ट लॉसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप पहले लॉसेस को प्रिडिक्ट कर सकें। अगर इफ यू आर गुड प्रिडिक्टर देन यू कैन रिटेन अ लॉसेस, यानी कि रिटेंशन की तरफ जा सकते हैं। ऑल्दो अ फर्म मे बी एबल टू रिटेन द मैक्सिमम प्रोबेबल लॉस एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर रिस्क, कि वो हमेशा रिटेन करते हैं जितना भी लॉस एक सर्टेन पर्टिकुलर रिस्क से एसोसिएटेड है, वो दैट इज टोटली रिलेटेड बाय टू रिटेंशन ऑफ अ फर्म। प्रॉब्लम में रिजल्ट इफ देयर इज अ कंसिडरेबल वेरिएबिलिटी इन अ रेंज ऑफ पॉसिबल लॉसेस, यानी प्रॉब्लम्स क्या होता है, इफ देयर इज अ कंसिडरेबल वेरिएबिलिटी ऑफ रेंज ऑफ पॉसिबल लॉसेस, कि लॉसेस कम भी हो सकते हैं, लॉसेस ज्यादा भी हो सकते हैं। फिजिबिलिटी ऑफ रिटेंशन प्रोग्राम, इफ द डिसीजन टू रिटेन लॉसेस इन्वॉल्व्स एडवांस फंडिंग, क्या इन्वॉल्व कर रहे हो, एडवांस फंडिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में नीड टू बी कंसिडर्ड, क्या करेंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को उसमें हमने कंसिडर करना होगा। इफ द रिस्क इज लाइकली टू रिजल्ट इन सेवरल लॉसेज ओवर टाइम, यानी कि वो जो ऐसा रिस्क है जो that was likely to result in several losses over time, कि एक several losses आएंगे over time, there will be an administrative expenses associated with investigating and paying for those losses, यानी कि there will be an administrative expenses associated with investigating and paying for those losses, यानी कि administrative expenses भी आएंगे जिस जो associate होंगे कि उस loss को investigate करें and also paying for those losses, यानी दोनों को होगा। Administrative issues are the particular कंसर्न, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या होंगे, पर्टिकुलर कंसर्न्स होंगे व्हेन फर्म डिसाइड टू सेट अप सेल्फ इंश्योरेंस और कैपिटिव इंश्योरेंस अरेंजमेंट, कि जब फर्म डिसाइड कर रही कि मैंने कैपिटिव इंश्योरेंस रखनी है या पर्टिकुलर इंश्योरेंस की तरफ लेके जाना है, और उसी की तरफ और उसी हिसाब से हमने देखना है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स रिक्वायर्ड होंगे व्हेन देयर इन्वॉल्व सेल्फ इंश्योरेंस और कैपिटिव insurance or insurer arrangements. So these are required when we are talking about decisions regarding retentions. Then there is a risk transfer, involves payment by one party, क्या होगा, payment by one, the transfer and to another, the transferee, risk bearer, यानी involves payment होगी, the transferer, ट्रांसफर जो कर रहा है रिस्क को, ठीक है, टू अनदर द ट्रांसफरी और रिस्क बियरर, यानी पेमेंट करेंगे, हाँ जी मेरे बिहाफ पे ये रिस्क आप अज्यूम कर लें। ट्रांसफरी एग्रीज टू अज्यूम अ रिस्क दैट ट्रांसफर डिजायर टू एस्केप, यानी ट्रांसफरी उस रिस्क को अपने ऊपर ले लेता है बाय पेमेंट एंड ट्रांसफर डिजायर्स टू एस्केप फ्रॉम इट, और ट्रांसफर जिससे डिजायर कर रहा होता है एस्केप करने का, वो ट्रांसफरी अपने ऊपर ले लेता है। सो दैट इज द ट्रांसफरी ऑफ द रिस्क। होल्ड हार्मलेस एग्रीमेंट्स, प्रोविजन इंसर्टेड इन मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये होती है कि होल्ड हार्मलेस, कि जितनी देर तक हम रखेंगे दैट वुड बी द हार्मलेस वन, कि ये जितना अगर हमें इससे कोई हार्म हुआ तो दैट इज द अमाउंट, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर, क्या होगी ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर होगी। कैन ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सम टाइप ऑफ लॉसेस टू अ पार्टी डिफरेंट देन वन हु वुड बियर इट, यानी किसी और पार्टी की तरफ आप ये लेके जा रहे हैं और किसी और पार्टी को इसकी तरफ होल्ड कर रहे हैं। ऑल्सो नोन एज इंडेमनिटी एग्रीमेंट, क्या कहते हैं उसे हम, ऑल्सो नोन एज इंडेमनिटी एग्रीमेंट, यानी कि हमने इंडेमनिफाई कर लिया, अपने आप को वारंट कर लिया, तो इसका मतलब है कि हमने अपने आप को उस चीज से सेव कर लिया बाय ट्रांसफरिंग इट टू सम अदर पार्टी टू बियर इट, यानी कि जो लॉसेस हैं वो कोई और बियर करे। इंटेंट ऑफ दीज कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉज टू स्पेसिफाई द पार्टी दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेइंग ऑफ वेरियस लॉसेस, कि पार्टी है जो उसके लिए परफॉर्म करेगी वेरियस लॉसेस, द पेइंग ऑफ वेरियस लॉसेस सामने आएगी। यूजुअली नो डॉलर लिमिट इज स्टेटेड, यानी कि उसमें ये भी नहीं बताया गया कि कितनी डॉलर के लिमिट का वो लॉसेस अपने ऊपर लेगा और कितनी डॉलर का एस्टिमेट करके अपने साथ रखेगा, दैट हाउ मच इज द वैल्यू दैट इज बीइंग यूज्ड और एस्टिमेटेड ओवर द टाइम। फॉर्म्स ऑफ होल्ड हार्मलेस एग्रीमेंट, लिमिटेड फॉर्म होते हैं, कुछ हार्मलेस फॉर्म्स होते हैं दैट आर बीइंग लिमिटेड, कुछ क्या होते हैं हमारे पास लिमिटेड आते हैं। लिमिट क्या है, क्लेरिफाइज दैट ऑल पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम देयर ओन एक्शन, यानी ऑल पार्टीज जो हैं दैट आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम देयर ओन एक्शंस, दैट इज नोन टू बी एज अ लिमिटेड फॉर्म ऑफ होल्ड हार्मलेस। Transferee agrees to pay, intermediate form, pay any loss in which both of the transferee transfer are jointly liable, कि यानी ट्रांसफरी क्या कहता है कि कोई भी लॉस हो मैं पे करूंगा, लेकिन if they are both are being involved or jointly liable for that losses, कि उस लॉसेस के लिए दोनों jointly liable भी हों, कि दोनों jointly उस चीज को कवर अप कर रहे हो और कवर अप करके ही आगे चल रहे हो। ब्रॉड फॉर्म्स रिक्वायर्स द ट्रांसफरी टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम पर्टिकुलर सिचुएशन। ब्रॉड फॉर्म में क्या है कि सारे लॉसेस कौन बियर करेगा, ट्रांसफरी बियर करेगा फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन रिगार्डलेस ऑफ फॉल्ट, कि किसका फॉल्ट था किसका नहीं था, बट दिस इज अ रिगार्डलेस ऑफ फॉल्ट, कि फॉल्ट क्या था किसका था व्हाटसोएवर, बट दिस इज बीइंग टोटली गाइडेड बाय देम, कि यहाँ पे कितना उनके पास रिगार्डलेस ऑफ फॉल्ट है और कितना फॉल्ट उनके सामने आ रहा है।
होल्ड हार्मलेस एग्रीमेंट फर्दर, इन्फोर्समेंट ऑफ होल्ड हार्मलेस एग्रीमेंट कैसे होगा, आर नॉट ऑलवेज लीगली इन्फोर्सेबल, ये नॉर्मली लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता लीगली इन्फोर्सेबल? बिकॉज दे न्यू कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर द इन्फोर्सेबिलिटी इफ द ट्रांसफरर इन ए सुपीरियर सिचुएशन, अगर ट्रांसफरर क्या होगा, सुपीरियर सिचुएशन में होगा टू द ट्रांसफरी with respect to either bargaining or power of knowledge of factual situation, तो यानी कि if the transferor is in the superior position or transferee with respect to bargaining power or knowledge attempt to transfer risk to a hold harmless agreement may not upheld by the court, कि ये enforceable नहीं होता, लेकिन normally these are being held by कि when there is a transferor is on the higher levels or higher superior situation as compared to the transferee, so normally these are being enforced by the ट्रांसफरर के उसे ट्रांसफरर क्या कर रहा होगा, एनफोर्स कर रहा होगा, और एनफोर्स करने के बाद ही आगे चल रहा होगा। अटेम्प्ट टू ट्रांसफर रिस्क, क्या अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट टू ट्रांसफर रिस्क थ्रू अ होल्ड हार्मलेस एग्रीमेंट मे नॉट बी अपहेल्ड बाय द कोर्ट, यानी कि ट्रांसफर रिस्क करता है थ्रू होल्ड हार्मलेस एग्रीमेंट दैट इज नॉट बीइंग अपहेल्ड बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। Particularly true of the broad form hold harmless agreement, यानी true of the broad form hold harmless agreement is like that is not enforced by the legally enforceable or enforced by the law, yani they are not being enforced by the law. Incorporation, the most that an incorporated firm can ever lose is the total amount of asset, यानी at most क्या चीज lose कर सकती है, वो जारी बात है वो ये यू लूज कर सकती है कि कंप्लीट एसेट्स उसके चले जाएं या उसके कंप्लीट एसेट्स लूज हो जाएं। पर्सनल एसेट्स ऑफ ओनर कैन नॉट बी अटैच्ड टू हेल्प टू पे बिजनेस लॉसेस, ये पर्सनल एसेट्स कभी भी इसका पार्ट नहीं होते, पर्सनल एसेट्स आर समथिंग डिफरेंट, और पर्सनल एसेट्स ऑफ ओनर कैन नॉट बी अटैच्ड टू हेल्प टू पे द बिजनेस लॉसेस, कि वो इस बिजनेस लॉसेस को अटैच नहीं कर होते। एज कैन बी द केस दैट विद द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, एंड दैट कैन बी द केस विद सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ भी अटैच हो सकते हैं एंड पार्टनरशिप के साथ भी अटैच हो सकते हैं। बोथ केसेस दैट कुड बी अटैच, दैट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप इज देयर एंड पार्टनरशिप्स आर देयर, तो यानी कि इसमें बोथ केसेस में एग्जिस्ट कर रहा है कि दैट मीन्स कि वो लॉसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड रहते हैं, दे आर नॉट बीइंग इंक्लूडेड, द पर्सनल या ओनर पर्सनल एसेट्स आर नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन दिस फॉर्म, यानी उस फॉर्म में पर्सनल एसेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। Diversification, hedging and insurance. Diversification results in the transfer of risk across business units, कि different business units में आपका risk transferred हो। Combining business or geographic locations in one firm can ever even result in the reduction of total risk. Combining businesses और geographic locations, क्या करेंगे, combining businesses करेंगे और geographic locations in one firm, यानी कि in one firm can even result in reduction of total risk, यानी अपने combine करेंगे business में या in one firm या total firm में, वो automatically reduction of total risk में आ जाएगा। Though the portfolio affects the pooling individual risks that have different correlation, अब दोनों का रिस्क अगर सेम साइड पे तो वो इंक्रीज करेगा रिस्क, लेकिन बोथ हैव द डिफरेंट वेरिएशंस टुवर्ड्स द रिस्क या डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ कोरिलेशंस ऑफ द रिस्क, तो याद रखिएगा वो ओवरऑल रिडक्शन ऑफ रिस्क की तरफ जाएगा। हेजिंग इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ स्पेकुलेटिव रिस्क, क्या चीज इन्वॉल्व करता है, स्पेकुलेटिव रिस्क को ट्रांसफर कर देता है स्पेकुलेशन की तरफ। अ पर्सन ट्रांजैक्शन इन विच द रिस्क ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन इज ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी, यानी प्राइस फ्लक्चुएशन का रिस्क जो है वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, विच कैन बी ईदर अ स्पेकुलेटर और अ हेजर, दोनों चीजें हो सकती हैं, यानी कि अनदर हेजर भी हो सकता है या स्पेकुलेटर भी हो सकता है। इंश्योरेंस द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म इज ऑफ रिस्क ट्रांसफर, कि ये मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ रिस्क ट्रांसफर है, कि ये ट्रांसफर करता है रिस्क टुवर्ड्स द अदर थर्ड पार्टी, कि थर्ड पार्टी की तरफ आपका रिस्क ट्रांसफर हो जाता है। The value of risk management, some elements of risk management can be viewed as a positive net present value project, कि कुछ ऐसी होती है risk management can be viewed as a positive net present value project if the expected gain from an investment of loss control, यानी expected gain from investment in loss control exceeds the expected cost से exceed कर जाएगा associated with that investment, the project should increase the value of firm, यानी कि the project should increase the value of firm, कि आपकी overall value of firm increase कर जाएगी। However, shareholders in publicly traded corporation can eliminate firm specific risk, कि वो specific risk को eliminate कर सकते हैं by holding a diversified portfolio of different company stock, कि diversified portfolio hold करके of different company stocks they can reduce it, therefore the shareholder would appear to care little about the management, यानी कि shareholders जो है वो appear करते हैं to care little about the management of नॉन सिस्टमेटिक और फर्म स्पेसिफिक रिस्क, यानी वो उसके ऊपर इतना केयर नहीं करते। दिस वुड
appear that to make many risk management activities negative net present value projects, और इसी वजह से negative net present value projects आते हैं. However, many corporations engage in a number of activities. Corporations engage in number of activities directed at managing firm specific risk. Why is it economically justified? Because there is a case कि आपको पता लगे कि हाँ जी कितने losses आ रहे हैं और कितने benefits आ रहे हैं based on net present value. किससे बेस कर रहे हैं आप? Based on net present value आप उसमें losses और benefits को देख रहे हैं. Meyer and Spitz suggest the reason for transferring of risk by a corporation. उन्होंने कुछ रीजनिंग दी है कि how we are going to transfer the risk. तो पहली चीज क्या आ रही है? Insurance contracts and other form of risk transfer can allocate risk to those firms, claim holders who have comparative advantage of risk bearing, कि जिनके अंदर ताकत है risk bearing की, we are going to transfer the risk over there. Risk transfer can provide benefit by lowering expected cost of bankruptcy. जब risk transfer कर देते हैं तो आपकी bankruptcy की expectations भी reduce हो जाती हैं. Risk transfer increases the likelihood of the firm that the firm will meet its obligations to its debt holders and assure that funds are available to future investment. यानी कि fund will be meet the obligation and to its debt holder को obligation meet हो रही है और future investments के ऊपर valuable projects भी इसी वजह से आपको मिल सकते हैं. The comparative advantage of insurer in providing the service related to risk can be advantage of risk transfer through insurance. यानी कि अपने comparative advantage क्या होगा insurance में? Providing services related to risk can be an advantage of risk transfer through insurance. कि insurance के ऊपर ये एक advantage होता है. When tax system is progressive, the additional tax from increases and earning is greater than reduction in tax associated with decreases in earnings. ये associated with किससे होती हैं? That are decreases in earning. The value of risk management. The broader view of risk underpins the movement towards the enterprise risk management. That is the value of risk management. यानी कि risk की अगर हम बात करें तो movement towards the enterprise risk management reflects the realization that appropriate risk management must consider the fact that the corporation faces a portfolio of risk. कि ये realize करें कि हाँ जी appropriate risk management required है because you have a portfolio of risk also. Diversification within the portfolio of risk facing corporation can alter firm's risk profile. कि जब भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे तो फर्म अपना रिस्क लेवल रिड्यूस करेगी और उसी वजह से फर्म का रिस्क प्रोफाइल भी बेहतर होगा. इग्नोरिंग दीज डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट मैनेजिंग द फर्म मेनी इंडिपेंडेंटली कैन लीड टू इनएफिशिएंट यूज ऑफ कॉर्पोरेशन रिसोर्सेज, और इसी वजह से इनएफिशिएंट रिसोर्सेज भी यूज जा सकती है बिकॉज बाय इग्नोरिंग द डाइवर्सिफिकेशंस. Integrated risk management exists करते हैं. Enterprise view of risk management accompanies building of structure and systematic processes for managing all the corporation risk. यानी कितनी भी corporations risk हैं. Considers financial, commodity, credit, legal, environmental, reputation and other intangible exposures that could adversely impact the value of the corporations. It considers these are all being known to be as exposures that could adversely impact the value of corporation. कि value of corporation को adversely impact कर सकता है. The formation by some firms of new position of chief risk officer (CRO) reflects realization and importance of risk that could negatively impact the firm. Suggests the responsibility of CRO includes implementation of consistent risk management framework. कि consistent risk management framework को across the organization business area. Implementation and management of an integrated risk management program. कि ये भी होना चाहिए कि integrated risk management program की implementation भी हो with particular emphasis on operations risk. Communication of risk and integrated risk management program to stakeholder. यानी communication of risk को and integrated risk management program to stakeholder हो. Mitigations and financing of risk. या तो खत्म करें risk को या financing of risk को provide करें. So that's the end of our lecture number 10. But we have studied today कि how we are going to avoid the risk, loss controls को कैसे deal करना है, processes को कैसे manage करना है, और साथ ही हमने ये भी देखा है कि how we are going to manage our overall risk management by year and what are being important and what are not being so important when we are talking about, and severity and frequency again being there, and these are being required over here. So that's the end of the lecture number 10. Allah Hafiz.